तो डिस सॉल्यूशन चैप्टर के हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके लिए मैंने पूरी डिस सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चन ये आपके सामने डी के गोयल की बुक है। डी के गोयल, ठीक है, डी के गोयल की बुक है लेटेस्ट एडिशन की। इसमें से मैं आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। देखो, मैंने आपके सामने कई सारे क्वेश्चन मार्क की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे, इस क्वेश्चन की मैंने बना रखी है, ठीक है। फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन की भी बना रखी है। अब मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 की बना रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हमने बना लिया। तो अगर आपको कुछ याद हो कि ये सोल्व कैसे करते हैं, आपको याद होगा कि सबसे पहले सारे ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये आपके सामने है, कौन कौन सा एसेट ट्रांसफ़र नहीं होगा पहले वो बता देता हूँ। प्रोविज़न नहीं होगा। प्रोविज़न होगा तो किस साइड पे होगा? लायबिलिटी साइड पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। कैश एट बैंक नहीं होगा क्योंकि इसका अकाउंट अलग खुलता है। तो उसके अलावा मैं सारे एसेट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने मैंने सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया। जो जो यहाँ पर नाम लिखे हुए थे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे कि ये सारे नाम मैंने लिख दिए, इनकी अमाउंट सारी लिख दी। डेटर के सामने जो अंदर की वैल्यू है 2 लाख, वो मैंने लिखी है, और प्रोविज़न की वैल्यू बाहर लिखी है। आप देख सकते हो, डेटर की वैल्यू 2 लाख लिखी है और प्रोविज़न की वैल्यू मैंने उधर लिखी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद करते क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या करते हैं, एक एक करके एसेट को बेचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग को पकड़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है। पहले तो देखो, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई बात लिखी हुई है? नहीं, इधर नहीं। अगले पेज पे आते हैं। अगर हम अगले पेज पे आए तो ऊपर देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बात लिखी हुई है कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 6 लाख रुपीज़। इसका मतलब रियलाइज का मतलब बेचा, सोल्ड। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, बस यही तो पढ़ना था हमें, यही पढ़ना था और हमारा काम हो चुका है। और उसको अब यहाँ लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे जब भी कोई एसेट बिकेगा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और क्या लिखेंगे? एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहाँ पर जो जो एसेट बिकेगा ना उनके नाम लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ बिका लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ लिखेंगे 2 लाख का बिका, सॉरी 6 लाख का बिका है तो 6 लाख लिख देंगे। क्लियर है? तो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में तो हो गया। अब हम आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। इसका क्या हुआ, इसको पकड़ते जरा, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बात लिखी हुई, चलिए समझते हैं। देखो, इसके बारे में अगर मैं पीछे देखूँ, क्योंकि यहाँ तो ऊपर है नहीं कोई, ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में यहाँ बात लिखी हुई है कि ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर 25,000 पे इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट मैंने क्रेडिटर को दे दिया, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा ख़त्म हो गया और क्रेडिटर 25,000 के भी ख़त्म हो गए। जब भी कोई एसेट हम किसी क्रेडिटर को देते हैं तो वो क्रेडिटर भी ख़त्म हो जाते हैं और एसेट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, क्रेडिटर, पहले बात मेरे समझ लेना, अभी मैंने सिर्फ एसेट को ट्रांसफ़र किया था, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र तो किया ही नहीं था। लायबिलिटी को भी तो ट्रांसफ़र करना होता है। तो देखो, लायबिलिटी में आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। क्यू का लोन नहीं होगा क्योंकि क्यू एक पार्टनर का नाम है और पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होता और कैपिटल भी नहीं होती। तो उसके अलावा मैं पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया आपके सामने, ये जो 3 लायबिलिटी थी तीनों। तो मैं आपको जो बता रहा था कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारा ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट मैंने किसी क्रेडिटर को दे दिया, और क्रेडिटर भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सारे नहीं। क्रेडिटर आप देखोगे तो 1.2 लाख के थे
जबकि मैंने जो क्रेडिटर 25,000 के क्रेडिटर थे उनको दिया है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, और वो भी फुल सेटलमेंट, मतलब कि और कोई पैसा नहीं देना उसको। तो 25,000 के क्रेडिटर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी के जो क्रेडिटर बचे हैं उनको तो पे करना पड़ेगा ना मुझे। देखो क्रेडिटर कितने के थे, 1.2 लाख के, उसमें से 25,000 के क्रेडिटर मैंने दे दिए, मैंने ख़त्म कर दिए। लेकिन जो बाकी बचे, अगर मैं 1.2 लाख में से 25,000 माइनस करूँगा तो कितना आता है, 95,000 आता है। 95,000 इतने क्रेडिटर को मुझे पे करना पड़ेगा, और पे करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू साइड पे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। जो जो लायबिलिटी पे करेगी उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पे कर रहे हैं, क्रेडिटर 95,000 के। समझ आ रही बात। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे खत्म हो चुके हैं, क्रेडिटर भी हमारे खत्म हो चुके हैं, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब आते हैं स्टॉक पे, कि स्टॉक का क्या हुआ। स्टॉक के बारे में पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ बात लिखी हुई स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ तो कोई बात लिखी हुई नहीं है स्टॉक के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक बात लिखी हुई है, स्टॉक एट 80%, मतलब कि रिलायंस लैंड एंड बिल्डिंग रिलायंस 6 लाख का कोमा डाल के लिखा हुआ है, तो स्टॉक भी कितने का बिका, स्टॉक 80% पे बिका है। एट का मतलब उतने का बिका है, तो इसका मतलब स्टॉक बिका है। और अगर स्टॉक बिका है तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट एसेट रिलायंस के अंदर लिखना पड़ेगा। स्टॉक कितने का स्टॉक था, 3.5 लाख का, तो 3.5 लाख का हमें 80% निकालना है, बस यही तो करना है। तो अगर 3.5 लाख का 80% निकालूंगा वो कितना आएगा, 3.2 लाख, ठीक है। कितना आएगा, 2.8 लाख, 2.8 लाख आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2.8 लाख। ओके, आगे देखते हैं। ये चलो स्टॉक हमारा खत्म हो चुका है, इसको टिक कर देते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, इसका क्या हुआ। देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे कोई बात लिखी भी नहीं है, ना तो यहाँ मिलेगी ना आगे मिलेगी। इसका मतलब अगर कोई बात लिखी भी नहीं है तो हमें खुद बेचना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को खुद बेचना पड़ेगा। और वहाँ वो यहीं पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में ही इन्वेस्टमेंट, और कितने की वैल्यू 50,000, तो पूरे 50,000 का खुद बेचना पड़ेगा। यही तो आपको बात समझनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमें खुद बेचना पड़ेगा ना वो। डेटर पे आते हैं। अब डेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो भैया डेटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ऊपर, डेटर 90% पे बिका है, यानी कि पैसा मिला है। तो डेटर का 90% हम निकाल के बाय बैंक अकाउंट में लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर डेटा लिखते हैं, और 2 लाख का 90% निकालेंगे तो 1.8 लाख आता है, हो गया काम। अब बचे हैं दो चीज़ें। देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं बेचना आपने खुद से। क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात लिखी भी नहीं नीचे कि भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिका या नहीं बिका। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं बेचना, क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है। जब भी कोई इनटेंजिबल एसेट होता है तो मैंने बताया था उसे खुद नहीं बेचना होता। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने, जो रियलाइजेशन अकाउंट की पार्ट 1 में, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं बेचना होता, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा एसेट है जो बिक नहीं सकता, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसा एसेट है जो बिक नहीं सकता, दैट्स वाई इसे हमें खुद नहीं बेचना। यहाँ तक पहले क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब एसेट का मामला सारा ख़त्म हो चुका है, बस। तो हमें इसको बस टोटल करके बाहर लिखना है। प्रोविज़न पे आते हैं। प्रोविज़न को पे करना होता है, नहीं, प्रोविज़न को कभी पे नहीं करना होता। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एसेट को बेच दिया, अब हम लायबिलिटी पे आ रहे हैं। लायबिलिटी कौन कौन सी पे करनी है, देखो प्रोविज़न को बेचना, प्रोविज़न को पे नहीं करना, क्रेडिटर तो खत्म हो चुके हैं, मैंने टिक करा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट पे आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि पे करा नहीं करा, तो हमें खुद पे करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी पेड के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। जितने की अमाउंट है 20,000, उतने का ही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें खुद पे करना पड़ेगा। 10,000 के थे, 10,000 लिखना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एक पॉइंट जरा लिखते देखते हैं, ये क्या लिखा था, क्यू का लोन पे करा। क्यू का लोन जो पे करा ना,
वो इस अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्यू का लोन पे करने की एंट्री होती है क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, अगर ये लोन 50,000 का था, पे कम करते, मतलब 50,000 का लोन था और पे कम किया जाता, तब तो आ जाता, फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, पार्टनर की लोन की एंट्री क्योंकि होती है, देखो क्या होगी इसकी एंट्री होगी क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्यू का लोन जो है वो देखो 50,000 का था, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पे किया है, तो मतलब 6,000 ज़्यादा पे किया है, तो 50,000 नहीं पे करा, 56,000 पे करा, तो ये एंट्री होगी। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट है ही नहीं, आने का ही नहीं, तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद इसका टोटल कर लेना है, वो यहाँ लिख देना, इसका टोटल कर लेना है, यहाँ लिख देना, उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस तो निकाल ही लोगे। फिलहाल मुझे बस क्वेश्चन समझाना था कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैंने इसकी रखी है क्वेश्चन नंबर 10 की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन के रखने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, अगर छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं करा भी सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी रख सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक की। ठीक है, या फिर आप 13 क्वेश्चन की रख सकता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो। 13 क्वेश्चन की तो मैं खुद ही रख दूंगा वैसे तो, और ये मैं ऑलरेडी आपके सामने बता ही चुका हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो खुद से ही। उसके बाद मैं आपके सामने बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ दिस सोल्यूशन इज नॉट गिवन, ये वाला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।